डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर बीए हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स जिनका पेपर 5 है और दिन बर्बन का टॉपिक पढ़ना है, तो उसके प्रथम खंड में फर्स्ट पार्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कुछ बातें की थी। उनका जो अर्ली लाइफ है, आरंभिक जीवन, उसके बारे में बताई, आपसे बातें हुई, उनकी क्या समस्याएं थीं, समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने क्या किया, ये सारी बातें हुई। इसी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ये लेक्चर का सेकंड पार्ट और अंतिम पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। बलबन के सामने जो बहुत बड़ी समस्या थी वो थी मंगोलों को लेकर के। बलबन के समय में मंगोल बहुत ही एक्टिव हो चुके थे और इनका बराबर आक्रमण हो रहा था। दिल्ली सल्तनत पर 1271 में, 1279 में, 1285 में, 1286 में लगातार मंगोलों के आक्रमण होते रहे, लेकिन इसका मुँह तोड़ जवाब दिया गया। और इसी क्रम में बलबन का बड़ा बेटा प्रिंस मोहम्मद मंगोलों से लड़ते हुए मारा जाता है और बलबन के लिए बहुत बड़ा आघात था। मंगोलों के प्रति बलबन ने जो पॉलिसी अपनाई वो सुरक्षात्मक थी, डिफेंसिव थी। इन्होंने उन क्षेत्रों को दोबारा कब्जा कोशिश नहीं किया जिस पर मंगोल अधिकार कर चुके थे। इस तरह से बलबन ने जो भी समस्याएं थीं जिस पर हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं, और मंगोलों की समस्याएं, उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया। दिल्ली और दोआब के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था को स्थापित किया। जो वित्तीय संकट था इसका भी समाधान किया और एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की भी स्थापना की। और जो शमसी सरदार थे उनकी जो शक्ति थी उसको भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, और तुर्का चहनगानी चालीसा दल था, बहुत शक्तिशाली हो चुका था, उनकी शक्ति को भी ख़त्म करने में इसे सफलता मिली। और जहाँ तक मंगोलों की बात है तो मंगोल का जो अटैक हुआ इसको भी दृढ़तापूर्वक इसने सामना किया। अब जो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है बलबन के शासन का, वह है बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप, बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन की जो थ्योरी है, राजत्व सिद्धांत है, वो ईरान के सासानी शासक थे उनसे मिलते जुलती है। डिवाइन राइट ऑफ किंग्स की थ्योरी थी। राजा का दैविक अधिकार। इसीलिए इसने अपने लिए जो शब्द यूज़ किया वो ज़िल्लल्लाह, शैडो ऑफ गॉड, खुदा की छाया, एंड नियाबत खुदाई, वाइस रीजेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ, माने वो ईश्वर का प्रतिनिधि। तो इस तरह से इसने जो राजत्व था इसको अर्धदैवी स्वरूप, सेमी डिवाइन स्टेटस प्रदान किया। इसी संबंध में मुग़ल इतिहासकार अबुल फजल कहता है सेमी डिवाइन स्टेटस के बारे में कि रॉयल्टी इज़ ए लाइट emanating from God, a ray from the sun, the illuminator of the universe, augment of the book of perfection and receptive of all virtues। इसके लिए अबुल फजल ने जो वर्ड यूज़ किया है वो फर्र यज़दी का इस्तेमाल किया है। तो यही जो है सेमी डिवाइन स्टेटस किंगशिप की तरफ इशारा करता है, जिसको बलबन कर चुका था पहले। उसने कोशिश की कि जो राजा की
प्रतिष्ठा है, शक्ति है, उसको बढ़ाया जाए और अपने मोनार्की के अंदर एक हैलो ऑफ सुपरियरिटी कह सकते हैं, वर्चस्व स्थापित करना, इसका प्रयास किया। उसने दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर अपने क्लेम को पूरी तरह इस्टेब्लिश करने के लिए अपने को ईरानी शासक अफरासियब का वंशज बताया। अपने को ये बताने के लिए कि हमारा ताल्लुक़ ऊंचे ख़ानदान से है। इसने जो तुर्की सरदार थे, टर्किश नोबिलिटी थी, उनको काफ़ी प्रेशर दिया और जो एलिट क्लास से बिलोंग नहीं करते थे, नोबल फैमिली से, उनको महत्वपूर्ण सरकारी पद नहीं दिया। इसके द्वारा इसने वस्तुतः भारतीय मुसलमानों को सत्ता से लगभग अलग थलग कर दिया। एक और पक्ष था बलबन का, वो था डेस्पोटिज्म, निरंकुश था। इसकी सिद्धांत के अनुसार राजा की असीम शक्तियाँ थी। इसने डेस्पोटिक मोनार्की को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, निरंकुश राजतंत्र, और इसका नतीजा ये हुआ कि राजा की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। सेमी डिवाइन नेचर, अर्धदैवी प्रकृति राजा की राजत्व का, तो इससे सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी काफ़ी आगे बढ़ी, ऊंची हुई। और राजत्व के सिद्धांत में इसने एलिमेंट ऑफ मिलिटरिज्म, सैनिक तत्व को भी इंट्रोड्यूस किया। टर्किश नोबिलिटी को प्रश्रय दिया, तो सरदारों को, और किसी के साथ वो अपनी शक्ति का साझा नहीं करना चाहता था। अगर उसके जो अपने फैमिली मेम्बर से उनके साथ भी शेयर करने की बात आए तो अपनी शक्ति को साझा नहीं करता था। और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इसने हर मुमकिन कोशिश की। जहाँ तक न्याय की बात है, तो इसकी न्यायप्रियता काफ़ी मशहूर थी। बिना किसी भेदभाव के न्याय करता था। जनता का विश्वास जीतने के लिए जो हाईएस्ट नोबल्स थे, बड़े बड़े सरदार थे, उनको छोटी छोटी गलतियों के लिए भी सज़ा देता था। इससे बलबन का जो के बारे में जो विश्वास है जनता में काफ़ी सुदृढ़ हुआ। बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप का एक और जो पहलू था वो था कि बड़ा भव्य दरबार, डैज़लिंग दरबार सजाता था, ताकि जो राजा की शक्ति है वो जो है लोगों के सामने नज़र आए, सरदारों के सामने, आम जनता के सामने। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो एक भव्य दरबार का आयोजन करता था। जब भी वो बाहर जाता था तो बड़े बॉडीगार्ड के साथ निकलता था। काफ़ी झुंड उनके लश्कर रहते थे, तलवार खींचे हुए, तलवार हाथों में लिए हुए। इससे लोगों को एक प्रेस्टीज क्राउन का वो लोगों के दिलों में हुआ। इसने जो दरबार के जो अनुशासन था, इसको भी काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट किया। और दरबार में जब वो बैठता था तो हंसी मजाक से परहेज़ करता था। शराब पीना इसने छोड़ दिया था ताकि उसको कोई नॉन सीरियस मूड में नहीं देख सकें। इसने पर्शियन कोर्ट मैनर्स, कस्टम्स, फेस्टिवल्स, इन सबको भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि सिजदा प्रोस्ट्रेशन है, पाइबोस है, किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान इन द कोर्ट,
तो सिजदा और बायबोस दो ऐसे नॉर्मल फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन थे सुल्तान के, जो कि कोर्ट में, दरबार में जो कि दरबारी उसके आते थे उनको करना पड़ता था। एक पर्शियन फेस्टिवल नौरोज़ था, इसको भी इसने चालू किया ताकि जो सरदार हैं और जो इसकी जो प्रजा है उससे प्रभावित हो। बहुत सारे ऐसे सेरेमनीज़ थे जो इन्होंने, जिनका संबंध ईरान से था, इनको अपनाया, लेकिन ये गैर इस्लामी थे। इसके अलावा इसने दीवान अर्ज़, एक सेपरेट सेंट्रल मिलिट्री डिपार्टमेंट की स्थापना की। अपनी जो व्यक्तिगत आर्मी थी उसको भी संगठित इसने किया। तो इससे क्या हुआ कि जो सामंत थे उन पर इनका आश्रय घट गया और ज़रूरत पड़ने पर वो इन सामंतों के ख़िलाफ़, सरदारों के ख़िलाफ़ अपनी सेना का इस्तेमाल कर सकता था। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है बलबन के राजत्व सिद्धांत का, वो है स्पाई सिस्टम, जो जासूसी व्यवस्था थी। एक बहुत सुदृढ़ जासूसी व्यवस्था स्थापित की थी इसने सल्तनत के अंदर में, ताकि जो सरदार हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रख सके और राज्य के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उसका समय पर उसे जानकारी मिल सके। और इसने इस तरह से इन जासूसों के द्वारा अपनी जो निरंकुश सत्ता थी इसको स्थापित करने में काफ़ी सफलता से मिली। तुर्कान चहलगानी जो चालीसा दल था, इसको, इसकी पावर को कंट्रोल करना, ये भी बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप का पार्ट था। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें दिल्ली सल्तनत में की स्थिति 1206 में क्या थी इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। और इसका जो साभार है वो हमने लिया है सोर्स द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, A.B. हबीबुल्ला, जो दिल्ली सल्तनत पर एक अथॉरिटी हैं, पुस्तक उन्होंने लिखी है, उसके उस पर है। तो जब 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो उस वक्त क्या स्थिति थी, ये स्लाइड इसमें कर रहा है। उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम चलते हैं तो इधर कश्मीर है, इधर अफ़गानिस्तान है, भारत के नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में। चालुक्यों का इधर वेस्टर्न साइड में इनका राज है, सेंट्रल में परमार का है, चंदेलों का इधर है, ईस्टर्न गंगा का ईस्ट है इधर है। तो इस तरह से ये एक मैप है जो एक बेसिक आइडिया देता है कि जब स्थापना हुई थी तो उस वक्त क्या स्थिति थी। नेक्स्ट स्लाइड में दिल्ली सल्तनत की स्थिति 1280 में क्या थी, ये भी हमने द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, A.B. हबीबुल्ला की जो पुस्तक है उससे ये मानचित्र लिया है, ये आपको समझाने के लिए कि बलबन के शासन के अंतिम समय में दिल्ली की स्थिति लगभग क्या थी। तो ये 1280 में क्या स्थिति थी उसका मानचित्र है। तो अगर निष्कर्ष के तौर पर हम लोग देखें तो देखते हैं कि बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत का मुख्य निर्माता था। ख़ास करके जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, इंस्टीट्यूशंस था, उसको लेकर के उसे मेन आर्किटेक्ट ऑफ द सल्तनत दिल्ली कहा जा सकता है। वो विद्वानों को भी प्रश्रय देता था। अमीर खुसरो, अमीर हसन ऐसे लोग थे जो कि उसके दरबार में पले बढ़े। जहाँ तक रजत सिद्धांत की बात है, इसमें इसने एक
ट्रेंड सेटर की भूमिका निभाई और बलबन एक रियलिस्टिक पर्सन था। वो जानता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए था, यथार्थवादी था और उसके पास जो रिसोर्सेस थे, साधन थे, वो बहुत ही सीमित थे। इसलिए अपना पूरा ध्यान उसने सल्तनत की विस्तार पर नहीं लगाया, बल्कि इस बात पर लगाया कि दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा प्रदान किया जाए। कुछ इतिहासकार इसे बलबन की असफलता मानते हैं, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो बलबन ने उन उद्देश्यों को कभी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जो उसे लगता था कि ये हमारे लिए असंभव है। इसलिए ABM हबीबुल्लाह ने बलबन के पीरियड को इसको पीरियड ऑफ सिक्योरिटी एंड कंसोलिडेशन कहा है, सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण का काल। जो विजित क्षेत्र थे बलबन के पहले जो शासक हुए आरंभिक सुल्तान, उन क्षेत्रों को जो विजय कर चुके थे, उन्हीं को सुदृढ़ीकरण करने में इसने पूरा ध्यान केंद्रित किया। जो अराजकता की स्थिति थी उसको ख़त्म किया और जो ऐतिहासिक ज़रूरत थी कि दिल्ली सल्तनत को आगे के लिए क्षेत्रीय विस्तार में बलबन के बाद के जो समय आता तो उसमें फ्यूचर के लिए वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो सके, क्षेत्रीय विस्तार के हो सके, इसके लिए नेक्स्ट स्टेज के ऑफ डेवलपमेंट के लिए बलबन ने दिल्ली सल्तनत को तैयार किया। बलबन अगर ये सुरक्षा और यह स्थायित्व दिल्ली सल्तनत को नहीं देता तो ये बहुत ही लगभग नामुमकिन था जी के लिए कि जब वो गद्दी पे बैठा तो मंगोल के जो आक्रमण हो रहे थे उनका मुकाबला कर सकता या दूर दराज के क्षेत्रों में विजय अभियान कर पाता। और मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भी, जो बाद के शासक हुए, उनके लिए भी नए एक्सपेरिमेंट्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स थे, प्रशासनिक प्रयोग था, वो उनके लिए कर पाना संभव नहीं होता। तो ये बलबन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बलबन का जो काल है वो काल अस्थायित्व का काल है, सुदृढ़ीकरण का काल है। कोई नए क्षेत्रों में इसने सल्तनत का विस्तार नहीं किया, बल्कि जो विजित क्षेत्र थे उन्हीं पर को सुदृढ़ करने में, उसको सुरक्षा प्रदान करने में अपना जीवन इसने लगाया। इसलिए बलबन का कंट्रीब्यूशन दिल्ली सल्तनत को सुरक्षा प्रदान करने में, सुदृढ़ीकरण में काफ़ी अहम है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इस लेक्चर का समापन करते हैं और ये टॉपिक का भी समापन होता है। धन्यवाद।